नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए अंतरतम से निकले भाव। उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी जल्दी घटनाएं घटी कि वह स्वयं हैरान रह जाती थी। वह औरों की ठहरी हुई क्रमबद्ध सहज जिंदगी देखती तो सोचती कि उसके लिए कुछ भी लिखते समय विधाता अक्कड़ बक्कड़ खेल कर लिखता रहा, या जब भी छीनना हो तो किससे छीने और चोर निकलकर उसी पर टिक कर भाग लेता। विधाता ने लिख दिया कि पैदा होते ही माँ को खा ले। 1 साल शादी को होते न होते बेटी भी पैदा हो गई और 1 साल में ही विधवा भी हो गई। महज 18 साल की थी जब उसके लिए पहला रिश्ता आया। रिश्ता भी ऐसा कि पिता चकरा गए। इतना सुंदर लड़का और शहर का नामी घराना। घराना नामी है तो इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चे बिगड़े हुए होंगे ही नहीं। कहीं कोई बात तो नहीं। इतना नामी घराना, बहुत सज्जन स्वभाव के सब लोग। नामी होना पैसे से ही नहीं होता। हर व्यक्ति की इज्जत भी इंसान नहीं करता, पर उस घराने का तो शहर में बेहद सम्मान है। ऐसे घर से जब मनिया नाई संबंध लेकर आया तो नन्ना के पिता मनिया का मुंह देखते रह गए। मनिया, दिमाग तो तेरा ठीक है, कहाँ जीन वाले और कहाँ हम। बाबूजी, अपनी नन्ना बिटिया भी लाखों में से एक है। बीच वाले नरोत्तम बाबू का लड़का है, पढ़ा लिखा और सुंदर, बाप के साथ ही काम कर रहा है। 2 बेटे हैं, बड़े का ब्याह हो गया है। मनिया, नरोत्तम बाबू का काम क्या अलग है? मैं तो सोचता था वही गद्दी है। तीनों भाइयों का काम अलग अलग है, पर खर्च लाला जी करें यह तो पता नहीं कि तीनों लाला जी को कुछ देते हैं या लाला जी की गद्दी से सब खर्च होता है। लाला जी का सर्राफे का काम है, लेन देन का ज्यादा है। आप तो जानते ही हो, सर्राफे में गिरवी गांठने का काम ज्यादा होता है। सुनकर नन्ना के पिता सोच में पड़ गए। अभी तो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है, साल 2 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा, बाद में जूते घिसने पड़ेंगे। फिर यह तो इतना पहचाना खानदान है, बिन माँ की बच्ची वैसे भी कैसे पार लगेगी। पर मानिया, एक बात समझ में नहीं आई, नन्ना के लिए खुद कहा है ऐसा क्या? ए लो बाबूजी, अपनी बिटिया कौन कम है, जहाँ खड़ी हो जाए उजाला हो जाए, धूप सी है, देखा होगा कहीं। मनिया का आना जाना जीन वाले घर में खूब था। सारे नेक टेले का काम वही करता था, बर्तन भाजी भी वही बांटता। उस परिवार में बच्चा होने पर तो मनिया नाई का काम बहुत बढ़ जाता। तब तो नाइन भी सब काम करने जाती। जच्चा के तेल लगाना, बच्चे की मालिश करना, सोहर गाना, सब उसका काम होता। बड़े भाई के बेटे का बेटा हुआ तभी तो नाइन के बीच वाली चाची ने कहा था, कैलाशो, बात चला के देखियो, राम बाबू के मन में होए तो बिटिया हमें दे दें। जीन वाला इतना बड़ा घराना, उसके जैसे 10 घर तो जीन वाले घर के बीच में हिस्से में बन जाएं। हाथी की ऊंचाई वाला फाटक, खूब बड़ा अहाता, दूसरी मंजिल पर बने बड़े से गलियारे में बने बड़े बड़े कमरे। पहले कभी उनके घर में हाथी पलते होंगे, इसलिए पील खाना था। 4 घोड़ों की बग्गी थी। अब हाथी घोड़े तो नहीं थे, पर निशानियां तब भी पड़ी थी। बिना घोड़ों की बग्गी और हाथी के झूल, मोटी मोटी जंजीरें और बड़ा सा खूंटा। कभी बड़ी लंबी सी शेवरलेट गाड़ी थी, जिसका आगे का हिस्सा ही इतना निकला था कि एक गाड़ी बन जाए। जब बड़े लाला जी की गाड़ी निकलती थी तो बाजार भर जाता। समय ने वह गाड़ी 100 पीस कर दी थी। बाद में कबाड़े के भाव चली गई, जिसका लाला जी को बड़ा दुख था। बेकार बेच दी, देखने दिखाने की चीज थी। बड़े बड़े गोदाम बन गए थे और किराए पर उठे थे। खुद तीनों बेटों के काम और लाला जी की गद्दी थी। उस फाटक के खुलने बंद होने से जैसे शहर जागता सोता था। 85 मजदूर व्यापारी उसके अंदर आते जाते तो लगता एक शहर चल रहा है। राम बाबू ने एक बार तो टालने की सोची, अरे औरतों की बातें हैं, पता नहीं जीन वाले बाबू यह न कहें, ले मखमल में टाट का पैबंद कहीं लगता है। साधारण दुकानदार और बिन माँ की बच्ची, ऐसा क्या देखा है? अपने घर के सामने से तो सैकड़ों बच्चियों को देखते हैं, सभी तो अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी होती हैं। बेटी भी न भगवान कैसे गढ़ते हैं, बेटियां कितनी सुंदर होती हैं। पर फिर बड़े भाई से सलाह कर ही बैठे, भाई साहब आप ही बताइए क्या करूं। मनिया की कही बात है और फिर अभी 18 की हुई है। विशन बाबू की पत्नी निर्मला ने ही एक तरफ से नन्ना को पाला, इसलिए उस पर वो अपना अधिकार समझती थी। बोली, 18 की है, ब्याह लायक तो
है ही, साल 2 साल में क्या फर्क पड़ेगा। घर बैठे अच्छा रिश्ता आ रहा है, उस घर से जुड़ने से समाज में अपनी भी इज्जत बढ़ेगी और बच्चों के ब्याह भी अच्छे घरों में हो जाएंगे। निर्मला की बात सुन दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। बात तो भाभी ठीक कह रही है, राम बाबू बोले। भाभी ठीक तो कह रही है, पर अभी 18 की हुई है। विशन बाबू सोच में पड़ गए। 18 की तो हो गई ना, साल 2 साल में क्या फर्क पड़ेगा। कर दो देवर जी, सब बहुत अच्छा है। पर नियति शायद मुंह फेर कर खूब हंसी होगी कि यही साल 2 साल नन्ना की जिंदगी के निर्णायक साल होंगे। चटमंगनी पट ब्याह हुआ। नन्ना से अब असली नाम पर आ गई, जिसे तब तक केवल स्कूल में सुना था, नैना। शहनाई बजी और साल बीतते बीतते ढोलक बज उठी। नैना माँ बन गई। रेशु साल भर की भी नहीं हुई कि नैना की जिंदगी धूल पूछ गई। नैना की सास ने देवी माँ के दर्शन बोल रखे थे, जाना था। लौटते में गाड़ी पलटी और 7 प्राणी सवार थे, पर नैना के पति का सिर शीशे से टकराया और वह देवी माँ के चरणों में पहुंच गया। सास ससुर नैना को देखते आंखें गंगा जमुना हो जाती। 21 साल की बहू किसके सहारे रहेगी। उनके बाद उसका क्या होगा। जवान बेटे की मौत ने असमय बूढ़ा कर दिया था, साथ ही जीने की कोई लालसा भी नहीं रही। मन भी बूझ सा, बस अब चिंता थी तो नैना की। नरोत्तम बाबू ने ऐलान कर दिया, नैना की शादी करेंगे और वे खुद कन्यादान करेंगे। नैना आंसू भरकर सास सावित्री के सामने खड़ी हुई। माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रेशु है ना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि सावित्री बोली, नहीं बिटिया, रेशु हमारी है, मेरे बेटे की अमानत। पर माँ, मैं रेशु से अलग नहीं रहूंगी। नहीं बिटिया, अभी तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोगों का क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। रेशु हमारी है, हमारे पास रहेगी। पर मैं उसके बिना। अभी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि नरोत्तम बाबू आ खड़े हुए। आते आते उन्होंने नैना की बात सुनी और बोले, और नैना बिटिया, हमसे नहीं पूछोगी हम कैसे रहेंगे। हमारा तो बेटा भी गया और उसकी निशानी भी। नहीं, रेशु में मुझे अपना धीरेन्द्र दिखता है, पर मैं भी कैसे जी पाऊंगी। सावित्री की आंख से आंसू लगातार बह रहे थे। उनकी हिचकी बंध गई। अपने रोने को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। अपना पल्ला उन्होंने मुंह में घुसा लिया, फिर पलटकर दौड़ती सी रोती रोती चल दी। फिर दरवाजे के पास रुककर बोली, मुंह से एक बार कह दे रेशु धीरेन की नहीं है, मैं गोद में भी नहीं उठाऊंगी, और सीधे निकल गई। नैना ने मुंह नीचे कर लिया। नैना जमीन पर आओ, रेशु अभी छोटी है, वो किसी को भी अपना लेगी, पर बड़ी होकर उसका अलग होना मुश्किल होगा। रेशु अब सुनीता के पास रहेगी। नरोत्तम बाबू का बड़ा लड़का मुंबई रहता था। 7 साल हो गए थे शादी हुए, पर संतान नहीं थी। वैसे भी जब रेशु हुई थी तभी नरोत्तम बाबू और सावित्री ने सोच लिया था कि छोटे की दूसरी संतान होगी तो बड़े बेटे वीरेन को दिलवा देंगे। इसके लिए बातों ही बातों में वो नैना से यह कह भी चुके थे, नैना की जमीन अच्छी है, नैना से कहेंगे कि एक बच्चा सुनीता की गोद में डाल दे। पर तब सब खत्म हो गया। पर हम अपनी रेशु को पराये घर नहीं जाने देंगे। रेशु हमारी है, हमारी रहेगी। और सावित्री मेरा धीरेन कहती वहां से हट गई। भारी हृदय से नैना पहले 1 साल मायके रही। पिता ने ही रिश्ता ढूंढा, फिर दूसरे साल पिता के घर से ही विदा हुई, पर जिम्मेदारी नरोत्तम बाबू ने उठाई। नैना के विदा होते ही बिना पीछे मुड़े नरोत्तम बाबू चले आए थे। माँ तो वह तब भी थी, पर अब वह 5 साल के लड़के अर्णव की माँ भी थी। सुवंश की पत्नी भी एकाएक ही खत्म हो गई थी। सिर में दर्द हुआ और चकरा कर गिर पड़ी थी। 2 ऐसे प्राणी जिन्होंने अपना अपना साथी खो दिया था। विधाता ने एक दूसरे का दुख बांटने को एक कर दिए। रेशु को फिर नहीं देख पाई। नहीं नैना, अब ये 3 साल अपनी जिंदगी से निकाल दो, बिल्कुल भूल जाओ, नरोत्तम बाबू ने नैना को विदा करते हुए कहा था। पर रेशु को अभी वह पूरी बात भी नहीं कह पाई थी कि सावित्री कठोर स्वर में बोली, नैना, कहा न भूल जाओ, सब कुछ भूलने की कोशिश करो, तभी सुखी रहोगी। एक दिन तुम खुद ही कहोगी कि अच्छा हुआ रेशु को नहीं लाई, हमारी तो आत्मा है, हमारे आंगन का नगीना। कहते कहते सावित्री का गला भर आया। रेशु में मैं अपने धीरेन को देख लूंगी, उसे देख देख जी लूंगी, मुझसे मेरा धीरेन मत छीनो।
विदाई में खड़े सब उदास तो थे ही, पर सबकी आंखें जैसे बरसने लगी। खुद नैना की नई सास ने नैना से कहा, नैना, बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज भावना में बह रही हो, कल उन्हें धन्यवाद दोगी। देवता लोग हैं, रेशु उनके पास ही रहेगी। रेशु को फिर कभी नहीं देखा, न उसके विषय में सुना, क्योंकि उस दिन के बाद उस घर से विराम लग गया था। धीरे धीरे नई गृहस्थी में नैना रम गई। फिर प्रशा गोद में आ गई। अब रेशु कभी कभी ध्यान में आ जाती, कुछ देर सोचती, फिर अपने नए वातावरण में रम जाती। उसे सोचने का समय भी नहीं मिलता था। मनुष्य रुकता है, आगे पीछे देखता है, पर समय नहीं रुकता। हर पल समय बदल जाता है और निकलता जाता है। उम्र समय की बढ़ती है, मनुष्य की तो घटती है। 20 साल का समय कदम दर कदम निकलता चला गया। अर्नब बेंगलोर सर्विस करने लगा। प्रशा पूना पढ़ने चली गई। बेंगलोर में अर्नब अकेला रह रहा था। अब उसकी शादी कर दी जाए, सुवंश की इस बात पर नैना सहमत थी। हाँ, और क्या, सर्विस कर ही रहा है, अकेले दिक्कत हो रही होगी, शादी कर देनी चाहिए, बात करो उससे। नैना सुवंश की हाँ में हाँ मिलाकर बोली। अर्नब पापा की बात सुनकर अचकचा गया। पापा जल्दी क्या है, छुट्टी में घर आऊंगा, बात करेंगे। बात करेंगे क्या मतलब? बात क्या करनी है? अब सेटल तो हो ही गए हो, बात क्या करनी है? रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। बड़ी बुआ ने बताया लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए? अब बात क्या करनी है? पर जब हाँ हाँ पापा कहकर जब अर्नब बात उड़ा गया तो नैना का माथा ठनका। लगता है कुछ चक्कर है, नैना बोली तो सुवंश उसका मुंह देखने लगा। जिस ढंग से कह रहा है आऊंगा, आकर बात करूंगा, इसका मतलब है कुछ चक्कर है। स्त्रियों की छठी इंद्रियां शीघ्र जागृत हो जाती हैं। ठीक है, अभी बुआ जी से कुछ नहीं कहना, अब आ जाए आगे तभी बात होगी। लगता है कुछ चक्कर है। चक्कर? चक्कर क्या हो सकता है? सुवंश ने जब उसकी ओर देखकर कहा तो उसने माथा ठोक लिया। तुम्हारी कुछ समझ में ही नहीं आता। जरूर कोई लड़की आ चुकी है उसके जीवन में, और सच भी वही निकला। यह रश्मि है माँ, मेरे ऑफिस में ही है। माँ, आप मिलोगी तो आपको अच्छा लगेगा। अपने मोबाइल में से पतली दुबली सी लड़की की कई तस्वीरें दिखलाता बोला। लग तो अच्छी रही है, पर क्या माँ? उसे अटकता देखकर बोला, एक बार मिल लेना। अरे ठीक है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, तुझे पसंद है, बस हमें क्या चाहिए, तू खुश रहे। सुवंश ने बात को वहीं विराम देते हुए कहा। सुवंश जानते थे बच्चों से बहस करने या पूछताछ करने से कोई फायदा नहीं है। माँ बाप दुनियादारी देखते हैं तो बच्चे वर्तमान देखते हैं। बस देख, कोई बहुत अलग जाति तो नहीं है ना? पापा, किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। अलग कास्ट होगी भी तो आजकल खान पान सब एक से हैं, फेस्टिवल सब एक से हैं, कोई अलग हैं? फिर भी, सुवंश ने नैना का मन पढ़ने की कोशिश करते कहा। पापा, किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। कौन सा रिश्तेदार है जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हो? कोई है? सच रिश्ते के नाम पर तो जैसे झाड़ू फिर गई है। एक बड़ी बहन है, उसके बच्चे दोनों विदेश में हैं, और तो कोई अब दिखता ही नहीं। मामा जी को देखे सालों हो गए, बस होली दिवाली फोन कर बात हो जाती है, और तो कोई है ही नहीं। रिश्ते जोड़ने से जुड़ते हैं, एक डोरी बंधी रहती है तो बंधे रहते हैं, नहीं तो परिवार की चरखी घूमती रहती है, पतंगे उड़ उड़ कर न जाने कहाँ चली जाती हैं। वैसे भी हर चरखी के साथ एक पतंग की डोर ही बंधी होती है। रश्मि के पापा कल आएंगे। पापा, कल कह दूं आने को? जाने का समय हो रहा है, परसों तो जाना ही है। हाँ बुला लो, कल आ जाएंगे। प्रश्नवाचक दृष्टि से नैना की निगाह उठी तो अर्णव बोला, माँ, मैं तो मिल चुका हूँ, आप लोगों से आगे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रिवर गार्डन में बुला लो, वहीं ठीक रहेगा, घर में तो दिक्कत होगी। नैना सोचकर ही घबरा गई कि कैसे कल ही सारा घर ठीक करे। खाने का इंतजाम भी अच्छा होना चाहिए, प्रभाव तो ठीक ही पड़ना चाहिए। ये न सोचे कैसे घर में बेटी जा रही है।
अब इन सब झंझटों से मुक्ति चाहिए। यही अच्छा है कि रिसोर्ट में मिल लें, नैना ने सोचा। हाँ माँ, वहीं रुक जाएंगे, मुंबई से आएंगे। उनकी फ्लाइट 8 बजे आ जाएगी, यहाँ 10 बजे पहुंचेंगे। वहीं उनके ठहरने का इंतजाम करा देता हूँ। लौटने की फ्लाइट शाम की है। नैना कभी अर्नब का और कभी सुवंश का चेहरा देख रही थी। सारा कुछ इंतजाम तो पहले ही हो रखा है, वो न पूछते तब भी सब कुछ तय है। सोच रही थी रश्मि से बात कर ले, पर क्या बात करेगी। रश्मि भी आ रही है क्या? वह भी बता दे, वह भी तय है क्या? अर्णव से हंसते हुए बोली, नहीं अभी नहीं माँ, छुट्टी उसकी ज्यादा हो जाएगी ना, अभी नहीं लेगी। रिवर गार्डन में बैठे रश्मि के माँ बाप उन्हें आते देखकर आगे बढ़ आए, लेकिन नैना के कदम रुक गए। वह पसीना पसीना हो उठी, जैसे अभी गिर पड़ेगी। 20 साल के अंतराल ने चेहरों पर अनेक बदलाव ला दिए थे, पर वे अमिट चेहरे एकदम सामने आ गए। आओ नैना आओ, कहते रश्मि की माँ ने उसे पकड़ लिया। अर्णव और सुवंश चौंक उठे। माँ, आप जानती हो? अर्णव बोला। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता से भाव तिर आए। नैना हाँ में से सिर हिलाकर रह गई और कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़कर बैठ गई। फिर धीरे से करीब फुसफुसाहट से ही बोली, ये रेशु है भाभी। हाँ नैना, और कैसी हो? अच्छी हूँ। नैना का भी सिर नीचे झुक गया। अपनी भरी आंखें वह छिपाना चाहती थी। धीरे से रुमाल से उन्हें पोंछा, पर कहीं अंतरतम से निकले भाव छिपते हैं। चेहरा कितना भी बदल लो, पर असली चेहरा सामने आ झलका जाता है। अर्णव हैरान सा दोनों को धीरे धीरे बात करते देखता रहा, फिर बोला, माँ आप रश्मि को कैसे जानती हैं? जब इन्हें जानती हूँ तो रश्मि को भी जानूंगी। नहीं, बस यह मालूम है इनकी एक बेटी है और कुछ नहीं। अच्छा अर्णव, कुछ ठंडा गरम तुम मंगा? कहाँ है? यहाँ वेटर तो दिख ही नहीं रहे, कहती नैना माहौल बदलने का प्रयास करने लगी। उसकी असली इच्छा वहां से अर्णव को हटाने की थी। अर्णव के साथ ही सुवंश भी देखने चले गए। मन में अलग ही चिंता होने लगी, कैसे होगा अब? अर्णव के जाने पर वह सुनीता से बोली तो वीरेन बोल उठे, क्यों, इसमें क्या परेशानी है? कोई नहीं, इसमें सोचना कैसा, वह तो हमारी बेटी है, तुम्हारा क्या मतलब? नैना कुछ बोलती इससे पहले ही वीरेन फिर से बोले, नैन न न न नैना कुछ नहीं, बिल्कुल शांत रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अर्णव को आते देख बोले, हाँ बेटी जी, मैं जरा कॉफी पीना चाह रहा हूँ, मिलेगी क्या? हाँ अंकल, कॉफी ही आ रही है। ओह, तो रश्मि ने यह भी बता दिया कि मुझे कॉफी पसंद है। तुम लोग ये बातें करते हो, कहकर हो कर हंस दिया, पर नैना का मन चिंताग्रस्त था, जैसे वह चारों ओर की बातें सुन ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आई। तभी अर्णव का मोबाइल बज उठा। सबकी निगाहें इधर ही उठ गई। क्यों, रश्मि ही है ना? चैन नहीं पड़ रहा होगा, पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी। सुनीता बोली, बहुत डरती है, मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ क्यों होता है? सीधा सीधा कुछ नहीं होता, जरूर कुछ न कुछ पेंच फंसेगा। मुझसे कह रही थी मम्मी सब ठीक है, फिर भी देखना, इसलिए बेचैन होगी। कहने के साथ ही सुनीता उलझन में पड़ गई। अगर नैना रश्मि को ले जाती, तब वह बहन भाई के रिश्ते से बंधते, तो वो लाई नहीं या लाने नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली। सच, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। नहीं आंटी, प्रशा का फोन था, कह रही थी मेरे बिना कोई काम नहीं होगा, भाभी पास में ही करूंगी। आओ नैना, जरा रिसोर्ट देख कर आए, यहाँ क्या क्या है। रिसोर्ट में कुछ पिंजरे बने थे। बड़ा सा पहाड़ी कछुआ था जो अकेला ही धीरे धीरे अपने दिन काट रहा था। शायद उसे यह भी नहीं मालूम होगा कि उसके भी जैसे और जीव हैं। अलग अलग रंग के छोटे बड़े खरगोश, एक पिंजरे में हिरन थे, 12 सींगा था। चिड़िया तो बहुत तरह की थी। उन्हें देखते हुए फव्वारे के किनारे बैठ गई। नैना के कान में दूसरी विदा के समय बोले, बार बार धीरेन की माँ के शब्द गुज रहे थे, नैना आज के बाद हमारे संबंध खत्म, न तुम हमसे मिलोगी न हम तुमसे। कहना चाह रही थी याद भी मत करना, पर उस पर तो वश नहीं है, तू भूल जाना
ये जिंदगी के 3 साल हमारे साथ बिताए, उन्हें कभी मत गिनना। उसकी आंख से आंसू जैसे फूट पड़े। भाभी, ये कैसा बंधन दिया विधाता ने, क्या खेल किया है। उसकी हिलती पीठ पर सुनीता हाथ रखकर बोली, मत सोच नैना, ये बंधन जन्म जन्म के होते हैं। कैसी है माँ? वह बीते 20 साल जान लेना चाहती थी। तुम्हारी विदा के बाद मम्मी जी रेशु को छाती से लगा बिलख पड़ी थी, बहुत रोई थी। उसके बाद उन्हें हंसते किसी ने नहीं देखा। 5 साल और रही, सूखती चली गई। ये तो हमेशा से ही बाहर रहे थे, इसलिए कभी इनके होने का एहसास तो मम्मी जी को कभी था ही नहीं। हाँ, छाती भरी रहती थी कि कोई तो है। बाबूजी और 3 साल रहे, हमारे पास नहीं आए, वहीं रहे थे। छोटे चाचा चाची ने उनका ख्याल रखा। मकान उनके लिए ही खोल दिया है, एक कमरा किचन बंद कर रखी है। बाबूजी को छोटे चाचा जी से बहुत लगाव था, कुछ भी हो करते भी थे। आदमी गम की कुछ कहता नहीं है, पत्थर सा सब सहता जाता है, पर नीचे अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। मुंबई नहीं गए कि यहाँ तो सब ठीक है, अब अपनी देहरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हर साल हम ही आ जाते थे छुट्टियों में, रेशु से खूब बातें करते थे। सुन सुनकर नैना के आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर में प्रकृतिस्थ होकर बोली, भाभी, क्या यह संबंध ठीक रहेगा? नैना भावुकता से, नहीं, यथार्थ में आओ। रेशु तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। फिर कुछ रुक कर बोली, नैना, यहाँ मालूम है कि बेटी है तुम्हारे पास। हाँ, यह तो सुवंश जी को मालूम है, पर आप लोग वही हो, अभी यह नहीं मालूम। शायद जब बात आएगी तब समझ जाएंगे। यह तो संयोग है कि अर्णव और रेशु की मुलाकात हुई है। यह तो मैं भी नहीं समझ पाई कि रश्मि रेशु है। तब एक बार भी मत सोचो नैना, भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारी बेटी तुम्हारी गोद में वापस आ रही है। मैं भाग्यशाली हूँ कि माँ सी सास ही नहीं, माँ ही मिलेगी। एक बार ध्यान से गहराई से सोचो, अर्णव के माँ बाप अलग हैं और रेशु के माँ बाप अलग हैं। जब कहीं जीन्स एक नहीं है तो भाई बहन कैसे हुए? और इस बात को आगे लाओ भी नहीं, यहीं खत्म करो। न मन में कोई मलाल रखो, अब रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। कुछ देर नैना का सिर झुका ही रहा, फिर झटके से उठ खड़ी हुई। चलो भाभी, कहते उसने फव्वारे के पानी से मुंह पर छींटे मारे, रुमाल से मुंह पोंछते हुए मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।